आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और वहीं फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले थे। तो बेकाबू ट्रक ने 13 लोगों की जान ले ली। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। फुटपाथ पर 18 लोग सो रहे थे और ट्रक बेकाबू हो गया। सबसे पहले ट्रक की टक्कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से होती है, उसके बाद ट्रक अनियंत्रित हो जाता है और फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को कुचल देता है। कृतेश पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृतेश, इस हादसे से जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, सूरत से करीब 30-40 किलोमीटर दूर आया कीम मडवी रोड है, वहाँ पे देर रात गन्ने से भरा हुआ एक ट्रैक्टर वहाँ से पसार हो रहा था। उसी समय ओवरलोड होने के चलते ट्रैक्टर के ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था और सामने से आने वाले डंपर के साथ उसकी भिड़न हो गई थी। जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, जिसके चलते माना जाता है कि डंपर के ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था और पास में फुटपाथ पे एक डंपर चढ़ा दिया था, जिसके चलते वहां सोए 18 लोगों को अपने डंपर के नीचे कुचल दिया था। 12 लोगों की मौके वारदात से मौत हो गई। एक बंदे को सारवार के लिए अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हुई और अभी सूरत के सिविल हॉस्पिटल में 5 से 7 लोगों को सारवार के लिए लाया गया था, वहां भी 2 लोगों की मौत हो गई। करीबन 15 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। ड्राइवर और क्लीनर की पुलिस ने देर रात को हिरासत में ले लिया। दोनों दारू के नशे में होने की बात सामने आ रही है। खास करके जिस तरह की पूरी घटना है उसके चलते प्रशासन ने देर रात को ही कार्यवाही शुरू कर दी थी। लोगों का कहना है कि ड्राइवर दारू के नशे में थे और खास करके मरने वाले की तादाद 15 हो चुकी है, उसमें एक छोटे से बच्चे का भी समावेश हो रहा है। हालांकि मरने वाले सभी राजस्थान के रहने वाले और मजदूरी के लिए सूरत के टीम में आके हुए और फुटपाथ पे रह रहे थे। 6 महीने की बच्ची का इस पूरी घटना में आबाद बचा हुआ है। बिल्कुल, तो कृतेश, अहम जानकारी देते हुए, दुखद ये हादसा है और इसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले जो शख्स घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अब 2 और लोगों की मौत हो चुकी है, तो मरने वालों का आंकड़ा 15 पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि कर्नाटक की उन जगहों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा जहां बड़ी आबादी मराठी बोलने वालों की है, जिसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच की सीमा पर विवाद फिर से शुरू हो गया। कर्नाटक में लोग उद्धव ठाकरे का विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए। लोगों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ न केवल नारेबाजी की, बल्कि कई जगहों पर उद्धव ठाकरे के पुतले भी फूंके गए। बेंगलुरु में घंटों तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। बाद में रास्ते खुलवाने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों को जबरन लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाना पड़ा। सीएम येडियुरप्पा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। Unnecessarily they are creating problem and we are not going to give even an inch of land. यहां तक कि कर्नाटक की विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर उद्धव को घेरने लगी, जबकि कर्नाटक में यूपीए विपक्ष में है जो महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है। We are like brothers. We have to live as brothers. Don't provocate giving like this kind of statement. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच पिछले कुछ साल से सीमा से जुड़ा कोई विवाद नहीं था, लेकिन उद्धव के बयान के बाद एक बार फिर सीमा विवाद छिड़ता हुआ दिखने लगा। पीएम नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर की ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी को बतौर अध्यक्ष चुना गया। इस ट्रस्ट में गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में कुल 6 लोग शामिल हैं। पीएम मोदी से पहले केशुभाई पटेल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, जिनका पिछले महीने निधन हो गया। पीएम मोदी के मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बधाई दी। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय केशुभाई के निधन के बाद अध्यक्ष पद की जगह पर नियुक्ति करने का और केशुभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की 120वीं बैठक ऑनलाइन आयोजन की गई और सबने सर्वानुमते आदरणीय प्रधानमंत्री को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के लिए विनती की। उन्होंने उनका स्वीकार किया है और अभी सोमनाथ ट्रस्ट की जो अविरत विकास यात्रा चल रही है वो और तेज होगी और यात्रियों को बहुत ही किफायत दर पे
अनेक प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने पर हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र के विकास के प्रति मोदी जी का समर्पण अद्भुत रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की अध्यक्षता में ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर की गरिमा और भव्यता को और बढ़ाएगा। बलिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें सरकारी अस्पताल में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में एक मरीज का ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि जब उस मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया उसी वक्त बिजली चली गई, लेकिन उसे इलाज की सख्त जरूरत थी, इसलिए डॉक्टरों ने अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च और मोबाइल फोन की मदद ली। अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा मरीज के घर वालों ने भी अपने मोबाइल की लाइटें जला दी। इस तरह रोशनी का इंतजाम हुआ और उसी में डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया। बाद में जब इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने बिजली विभाग पर ही आरोप मढ़ दिए। बिजली विभाग के द्वारा से घोषित किया गया था कि लाइट जो है पूरे शहर में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नहीं रहेगी। बिजली न होने की वजह से पूरा अस्पताल अंधेरे में दिखा। सभी कमरों में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे ही काम हुआ। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज होने वाली 10वें दौर की बातचीत टल गई है। ये जानकारी सरकार की तरफ से एक बयान जारी करके दी गई है। अब ये बैठक कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। हालांकि सरकार की तरफ से जारी बयान में बैठक टलने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों के बीच आज होने वाली बातचीत टाली जाती है और अब ये बैठक कल होगी। एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आशंका है कि कुछ किसान नेता वहां प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर काफी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है और इसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव में बिना सीएम चेहरे के उतरेगी। दिल्ली में हुई पार्टी नेताओं की एक बैठक में सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया। केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर बीएस चंद्रशेखर की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। उन्हें पिछले हफ्ते स्ट्रोक आने के बाद बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 75 साल के चंद्रशेखर ने 60 और 70 के दशक में 58 टेस्ट मैच खेले थे और 242 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रिया में लगी पाबंदियों के विरोध में वहां के हजारों लोगों ने राजधानी वियना में प्रदर्शन किया। कोरोना के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रिया में 24 जनवरी तक लॉकडाउन लगा है, जिसे वहां की सरकार आगे भी जारी रखने के मूड में है। लेकिन वहां के लोग इन पाबंदियों से ऊब चुके हैं और यही वजह रही कि जब उन्हें सरकार के फैसले की भनक लगी तो वो वियना के एक मशहूर स्मारक के सामने जमा हुए और सरकार से लॉकडाउन खत्म करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे थे, जिनमें सभी ने अपने अपने तरीके से सरकार से वहां लगे सख्त नियमों में ढील देने की मांग की। Eben die Maßnahmen stören mich, ja. Trotzdem, was der Regierung aufführt, finde ich nicht korrekt. बिहार के समस्तीपुर में 2 नाबालिगों की आपस में जबरन शादी करवाने का एक मामला सामने आया। बताया गया कि दोनों के बीच काफी समय से दोस्ती थी। जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो इस पर पंचायत बुलाई गई, जिसमें पंचों ने दोनों की शादी करवाने का फरमान सुना दिया। तुरंत फूल माला का इंतजाम भी कर लिया गया। लड़की तो राजी दिखी पर लड़का इस फैसले से नाखुश नजर आया। लड़के के लाख मना करने पर भी उसकी एक न चली और आखिर में उसके गले में जबरदस्ती लड़की के हाथों से माला डलवा दी गई। लड़के के गले में माला डलते ही वहां मौजूद लोगों ने खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी। इस बीच लड़के ने पीछे हटने की कोशिश की तो कुछ लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं। इसके बाद भी पंचायत ने दोनों की शादी का फैसला सुना दिया। समाज के लोग लड़का लड़की को उम्र है जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने वहां पहुंचकर पहले शादी रुकवाई, फिर लड़का और लड़की दोनों को अपने साथ थाने ले गई। 26 जनवरी से पहले कश्मीर में बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया गया। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन से आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए, जो सांबा से एक ट्रक पर हथियार लेकर रामबन पहुंचे थे। खबर है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए सांबा में उन तक हथियारों को पहुंचाया गया था और ये साजिश पीओके में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने रची थी, जो उन हथियारों को कश्मीर तक पहुंचाकर किसी बड़े हमले की फिराक में था। दक्षिणी जर्मनी में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों को साफ करने का काम तेज हो गया।
वहां पिछले हफ्ते इतनी बर्फ गिरी कि कुछ इलाकों में लगभग 5 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसके बाद जैसे ही आसमान से आफत थमी, रास्तों से बर्फ साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। बर्फ हटाने वाली आधुनिक मशीनें, भारी भरकम बुलडोजर काम पर लगाए गए। सड़क साफ करते करते इतनी बर्फ निकली कि सामने आई एक तस्वीर में एक छोटा ट्रक पूरी तरह भरा हुआ नजर आया। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से इलाके में कई ट्रक ड्राइवर खतरनाक मौसम में सड़कों पर ही फंस गए। ट्रेनों पर भी असर पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है बर्फबारी। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी बस यात्रा करेंगे। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक बार फिर राहुल गांधी की बस यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत राहुल गांधी चुनावी राज्यों में 2 से 3 दिन का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से भी मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल अपने चुनावी कार्यक्रम में सबसे ज्यादा समय केरल, असम और तमिलनाडु को देंगे, जबकि ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी को बंगाल में चुनावी सफलता की ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए वहां वो कम समय देंगे। पार्टी का दावा है कि इससे पहले गुजरात और कर्नाटक में भी राहुल की बस से चुनाव प्रचार ने अच्छी सफलता दिलाई थी। यही वजह है कि पार्टी ने बस यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। हमेशा उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें व्यक्तिगत तौर पर और अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। पड़ोसी देशों ने भारत के वैक्सीन अभियान पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। श्रीलंका, मालदीव और भूटान ने ट्वीट कर भारत के वैक्सीन अभियान की तारीफ की और इसकी सफल शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। गुजरात के जूनागढ़ में एक स्कूल में 11 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद इन छात्रों को अलग कर स्कूल सैनिटाइज किया गया। हाल ही में वहां 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे से पहले ही उनके विरोध में पोस्टर लगाए गए। आरोप है कि सीएम बनने के बाद ममता ने इस इलाके की अनदेखी की। नंदीग्रामेर जन्य राज्य एसेছিলেন, उनी आसार परे नंदीग्रामेर जन्य कोनो रकम कोनो किछु। इन पोस्टरों के सामने आते ही बीजेपी को ममता बनर्जी पर हमला करने का मौका मिल गया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम के लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन नंदीग्राम का विकास न होने के लिए टीएमसी ने पार्टी के पूर्व नेता शुवेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। नंदीग्राम में ममता ही शुवेंदु को नॉमिनेशन। कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में नाकाम इमरान खान की पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने ही नेशनल टेलीविजन पर भद्द पीट कर रख दी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू भी हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक मदद की आस में दुनिया का मुंह ताक रहा है। कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही, यहाँ आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि ये मिलेगी मुफ्त। कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं। 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए। बिहार के गोपालगंज में हुए एक सम्मान समारोह में कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने भी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी, लेकिन पाबंदी के बावजूद वहां के एक पंचायत में सम्मान समारोह के नाम पर लोगों की भीड़ जुटाई गई और डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इलाके के मुखिया ने वहां के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कोरोना के नियम को पालन करते हुए हमने अपने पंचायत के कार्यकर्ता का आज सम्मान समारोह रखा है। 4000 जनता शामिल हुए हैं। सम्मान समारोह में न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, न ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। किसी के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आया। फिर भी मुखिया और उसके रिश्तेदार दावा कर रहे हैं कि कोरोना नियमों के तहत ही ये कार्यक्रम किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के निलंबन को वापस ले लिया है। दिल्ली में एक रोज पहले किसान आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों की एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, आप और अकाली दल के नेताओं ने हिस्सा लिया और आरोप है कि इसी बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी भी शामिल हुए थे, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया। साथ ही उन्हें सरकार के साथ होने वाली बैठकों में शामिल होने से भी रोक दिया था। इसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने लिखित सफाई दी कि निजी हैसियत से उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। गुरनाम सिंह ने समिति को यह भी भरोसा दिलाया कि आंदोलन के समय भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। समिति ने गुरनाम के स्पष्टीकरण को मानते हुए इस विवाद को समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया
कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। समिति ने, यानी कि जो 6 मेंबरी कमेटी है, 6 मेंबर्स जो मिले आज, समिति ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला लिया कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। नक्सली इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों की मदद के लिए दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की गई। इसकी मदद से नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान घायल जवानों को फौरन मेडिकल सहायता मिल पाएगी और उन्हें वक्त रहते नजदीक के अस्पताल में भी पहुंचाया जा सकेगा। नक्सली इलाकों में तैनात जवानों को इसी जरूरत को देखते हुए दिल्ली में रक्षिता नाम की 21 बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की गई। इन्हें सीआरपीएफ ने रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया है। एक सुपर बाइक का निर्माण किया गया है और अगर इस बाइक की अगर बात करें तो देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ तमाम आधुनिक उपकरण और तमाम जो मेडिकल से जुड़े हुए तमाम उपकरण जो हैं वो इसमें लैस हैं। इस बाइक एम्बुलेंस में मरीज के बैठने के लिए एक खास तरह की सीट बनाई गई। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मॉनिटर तक लगाया गया है, जिसमें घायल जवान के ब्लड प्रेशर से लेकर उसके दिल की धड़कन तक की जानकारी मिलती रहेगी। खास बात यह कि बाइक पर बनाई गई ये एम्बुलेंस आसानी से उबड़ खाबड़ रास्तों को भी पार कर सकेगी। यही नहीं, इनकी मदद से न सिर्फ जवानों को बल्कि वहां रहने वाले लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। चाहे किसी महिला को चिकित्सा सुविधा देनी हो, शिशु को देनी हो, तो ये हमें सहूलियत प्रदान करेगी। नक्सली इलाकों के लिए बनाई गई इस बाइक एम्बुलेंस को जरूरत पड़ने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी जवानों की मदद के लिए तैनात किया जा सकता है। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। राजस्थान सरकार ने रात का कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया। इसके अलावा निजी अस्पतालों में कोरोना जांच की कीमत 800 से घटाकर 500 रुपए कर दी गई। दिल्ली में 26 जनवरी से पहले अवैध तरीके से रह रहे विदेशी लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसमें उत्तम नगर इलाके से 2 रोहिंग्या मुस्लिम गिरफ्तार किए गए। उनके खिलाफ जो है 11 सेक्शन जो है फॉरेनर्स एक्ट के उनमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह के एक वायरल वीडियो पर सियासी घमासान मच गया। इस वीडियो में वो किसान आंदोलन पर मरने मारने वाली बात कहते सुने गए। अब मरने मराने वाली स्थिति है, ये मैं बता दूं, इनका दिमाग आपने देख ही लिया है। वायरल वीडियो पर जब सियासत गरमाई तो उन्होंने इस मुद्दे पर सामने आकर सफाई भी दी। सरकार तो सोच रही है कि इनको कैसे खालिस्तानी करना है, कैसे नक्सलाइट करना है, इस कब तक किसान की जान लेगा ये संदर्भ है हमारा कहने का। लेकिन गुरजीत सिंह के इस वीडियो पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस पार्टी की पूरी भूमिका किसान आंदोलन की पीठ की सवारी करके देश में अराजकता पैदा करना है। वेब सीरीज स्टैंडर्ड के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद वेब सीरीज की डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बयान जारी कर माफी मांगी है। तांडव वेब सीरीज पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी अमेजॉन प्राइम से जवाब तलब किया है। अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर सीरीज में काम करने वाले सभी कलाकारों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस माफीनामे में अली अब्बास ने लिखा है कि उनकी वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी घटना से इसका जुड़ना महज एक संयोग मात्र है। उन्होंने आगे लिखा कि वेब सीरीज की टीम का किसी धर्म, जाति, समाज या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था और अगर अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वो माफी मांगते हैं। आतंक की फैक्ट्री बने पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर सिंध प्रांत में लोगों ने उससे अलग होने के लिए बगावत छेड़ी और जो इमरान खान हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते रहते हैं, लोगों ने उन्हीं से मदद की गुहार लगा दी। वैसे तो कश्मीर पर लालची नजरें गड़ाए बैठा पाकिस्तान उसे पाने के सपने देखता रहता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि वो खुद टूट की कगार पर पहुंच चुका है और अब हालात इतने नाजुक मोड़ पर हैं कि वो पाकिस्तान से संभाले नहीं संभलने वाले। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोगों के अंदर उससे छुटकारा पाने की छटपटाहट इस कदर हावी हो गई है कि एक दिन पहले वो सड़कों पर उतर आए और अपने लिए सिंधु देश बनाने की मांग कर डाली। सड़क पर ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा कि जहां जहां नजर गई लोग ही लोग दिखाई दिए। वो इमरान खान सरकार से आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिखे। हैरानी की बात यह रही कि लोगों ने अपनी इस आजादी की लड़ाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांग ली। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही प्रदर्शनकारियों के हाथों में व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री समेत दुनिया भर के कई दूसरे बड़े नेताओं की तस्वीरें भी दिखी। उन्होंने सड़कों पर घूम घूम कर जुलूस निकाला और उनसे उनके आंदोलन में साथ देने की अपील की।
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए पॉलिटिकल प्लान बनाया है। 2 दिन पहले किसान नेताओं ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। खबर है कि अब किसान मौजूद और पूर्व सांसद, विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को जुटाकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही किसान कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 700 से अधिक सभाओं का आयोजन राजनीतिक दलों के नेताओं की भागीदारी से करना चाहते हैं। ट्रैक्टर मार्च से पहले और ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान संसद का आयोजन करना चाहते हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है इस पॉलिटिकल प्लान के बारे में? देखिए, तमाम राजनीतिक दल अब तक इस आंदोलन से सीधे तौर पे अपने आप को अलग रखा था और खुद किसान संगठन भी, जो कि संयुक्त मोर्चा है, वो बार बार ये दोहरा चुका है कि हम राजनीतिक दलों से अलग है। लेकिन किसान संगठन और किसानों से जुड़े लोग ये चाहते हैं कि उनको राजनीतिक सहयोग भी मिले और विपक्ष की तरफ से हाथ बढ़ाया था किसान से जुड़े नेता गुरनाम सिंह ने और उनकी तरफ से ये बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में ये तय किया गया, तय नहीं कह सकते, एक प्रस्ताव दिया गया जिसमें ये प्रस्ताव है कि 18,000 पूर्व जनप्रतिनिधि और मौजूदा जनप्रतिनिधि को जुटाया जाए। किसान संसद की घोषणा हो चुकी है, 23 और 24 तारीख को आयोजन किया जाएगा दिल्ली में और इसमें तमाम पूर्व सांसदों को भी और मौजूदा सांसदों को भी और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों को बुलाया गया है। तो कोशिश ये है कि किसानों के समर्थन में एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जो सीधे संयुक्त मोर्चा से न जुड़ा हो, लेकिन देश भर में उनकी बात को रखे और राजनीतिक तौर पर रखे और विपक्ष के तमाम नेता को सहयोग के लिए इस मुहिम को बढ़ाया गया। और आज इसको लेकर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है, जिसमें उनकी आगे की रणनीति को बताया जाएगा। 23-24 मार्च को किसान संसद का आयोजन दिल्ली में किया गया है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में किया जाएगा और तमाम राजनीतिक दलों को जोड़ने की कवायद। नया पॉलिटिकल प्लान सामने आया है और आज 3 बजे इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राहुल सिंह लोधी का जबरदस्त विरोध हुआ। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र रह चुके दमोह पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर निकले। इसी दौरान सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े 2 युवक राहुल सिंह लोधी के काफिले की ओर बढ़े। इन दोनों लोगों में एक ने अपने बैग से धीरे से चप्पल निकाली, जबकि दूसरा शख्स अपनी जेब से स्याही निकालकर आगे बढ़ा और अचानक ये दोनों युवक राहुल सिंह लोधी के काफिले के सामने आ गए, जिसके बाद उनमें एक ने उन पर स्याही फेंक दी। लेकिन ये स्याही राहुल सिंह लोधी के चेहरे पर नहीं बल्कि उनके समर्थकों के चेहरे पर पड़ी, क्योंकि वो उनके आगे आगे चल रहे थे। यही नहीं, घटना के तुरंत बाद उन्होंने दोनों युवकों को धक्का देकर वहां से हटा दिया। इतने में पुलिस भी वहां आ गई और उन्हें खींचते हुए अपनी गाड़ी तक ले गई। अचानक हुए इस हमले से बीजेपी नेता के समर्थक आग बबूला हो गए और वो हमला करने वाले दोनों लोगों पर तब तक थप्पड़ बरसाते रहे जब तक वो पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठ गए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दमोह के पूर्व विधायक राहुल सिंह लोधी करीब 3 महीने बाद वहां पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह उनका विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल सिंह जहां जाएंगे कांग्रेस पार्टी उनका वहां जाकर विरोध करेगी। आरोप है कि उन पर स्याही फेंकने की कोशिश करने वाले दोनों युवकों के तार भी कांग्रेस से जुड़े हैं, जिनके बारे में बात करते हुए राहुल सिंह लोधी ने तीखे तेवर दिखाए। वो तो काम है उनका, निश्चित तौर पर विरोध करना कांग्रेस का काम, तो वो तो करेगी। कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने राहुल सिंह लोधी को वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया था, जिसकी वजह से उन्हें शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। यही वजह रही कि इस फैसले को दमोह विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वेब सीरीज तांडव का विरोध कर रहे बीजेपी के नेता राम कदम ने आज मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। राम कदम के मुताबिक जब तक हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। राम कदम ने वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के जेल भेजने की मांग की है। इसके साथ ही राम कदम ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि ना तो अभी तक पालघर के साधु हत्याकांड में न्याय हुआ है और ना ही अब देवी देवताओं का अपमान करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। आखिरकार तांडव टीम को देश के सामने झुक करके माफी मांगनी पड़ी, पर केवल माफी से काम नहीं चलेगा। जब तक वे सारे लोग, अमेज़न की टीम, तांडव टीम जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाती, हमारा ये संघर्ष समाप्त नहीं होगा। हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार अब तक पुलिस को एफआईआर लेने के लिए रोक रही है। किसे बचाने का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। लखनऊ में एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र की पुलिस एफआईआर दर्ज करने जा रही है, पर महाराष्ट्र की ये निकम्मी सरकार एफआईआर रोक करके
ये जो देवी देवताओं को अपमानित करने के षड्यंत्री करने वाले लोगों को बचाने का दुष्कर्म कर रही है। घाटकों पर पुलिस थाने के सामने भूख हड़ताल करेंगे और महाराष्ट्र की सरकार को भी एफआईआर लेने के लिए मजबूर करेंगे। बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने की जरूरत बताई। साथ ही दावा किया कि केंद्र सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। कि हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले रही है और मैं तो ये भी कहता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वह हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। प्रधानमंत्री ने सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए। एक समय था देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। खबर है कि इस बार बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करवाएगा। कोरोना के खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया है। इसकी जगह विजय हजारे वनडे ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। यूपी में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत पर सियासत गर्मा गई। जिस स्वास्थ्य कर्मी की मौत हुई उसे एक दिन पहले ही कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि उसकी मौत की वजह कुछ और थी। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक पाया गया। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर एक बार फिर टीके पर सवाल उठा दिए। पार्टी ने सरकार से वैक्सीन लगाने के दौरान सतर्कता बरतने की भी मांग की। समाजवादी पार्टी के सवाल उठाने पर बीजेपी भड़क गई और उस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। जैसे पहले उनके अध्यक्ष ने वैक्सीन को भाजपाई वैक्सीन करार दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था का मामला उठाया। इस मौके पर तेजस्वी यादव के साथ कुछ पार्टी नेता भी मौजूद रहे। क्राइम ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है। मध्य प्रदेश के सागर में प्रशासन ने शराब माफिया आशिक खान के ढाबे को गिरा दिया। आरोप है कि यह ढाबा अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे गिराने के लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनें बुलाई गई। इन मशीनों की मदद से आशिक खान के ढाबे को तोड़ दिया गया। 2 दिन पहले भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके घर से करीब 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। शराब माफिया आशिक पिता सुब्राती खान निवासी गड़ाकोटा हैं। इनके घर से विगत दिनों भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई थी और अवैध शराब व्यवसाय करते हुए करीब 10 लाख रुपए की शराब जब्त हुई थी। इन्हीं के द्वारा गड़ाकोटा दमोह मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से ढाबे का निर्माण करके उसे संचालित किया जा रहा था। उसी ढाबे को आज पुलिस की मदद से धराशायी किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव पर देश के कई शहरों में हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि इस वेब सीरीज में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले कुछ दृश्य और दलित समुदाय के खिलाफ कुछ अशोभनीय टिप्पणियां की, जिसके बाद अमेजॉन प्राइम और वेब सीरीज के कलाकारों के खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। और मुंबई में तो बीजेपी ने ही अमेजॉन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 15 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस सीरीज में सैफ अली खान और मोहम्मद ज़ीशान अयूब मुख्य भूमिका में हैं। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में मुंबई में अमेजॉन प्राइम के खिलाफ न केवल प्रदर्शन किया गया, बल्कि पुलिस को शिकायत भी दी गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बीजेपी ने सीरीज बनाने वालों से माफी मांगने को कहा। सीरीज के निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार, लेखक, इन सबको घुटने टेक कर, मत्था रगड़कर, हाथ जोड़कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदुओं की माफी मांगनी होगी। राम कदम ने केवल माफी मांगने को ही नहीं कहा, बल्कि लोगों से कंपनी का मोबाइल ऐप फोन से हटाने की भी अपील की। सैफ की इस सीरीज पर लोगों के तेवर बेहद तल्ख दिखे। भरे चौक में इनको जूते से मारने की आवश्यकता है, ये इतना घिनौना काम है।
पुलिस को वेब सीरीज के खिलाफ शिकायत देने के बाद बीजेपी नेताओं का एक दल अमेजॉन प्राइम के दफ्तर भी पहुंच गया और कंपनी से वेब सीरीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने की मांग की। जबकि नाराज लोगों के कंपनी के दफ्तर पहुंचने की खबर के बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई और फौरन अमेजॉन प्राइम की पूरी बिल्डिंग को छावनी में बदल दिया। पूरे दफ्तर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और यहाँ पर तमाम सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बाद में बीजेपी नेता राम कदम ने अमेजॉन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली। लेकिन गुस्सा केवल मुंबई में नहीं दिखा, देश के कई शहरों में ऐसे ही प्रदर्शन हुए जिनमें इंदौर भी शामिल रहा। इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ता वेब सीरीज के खिलाफ पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। हिंदू देवी देवताओं का एक मन नहीं सहेगा हिंदुस्तान। थोड़ी देर बाद फिल्म के पोस्टर जलाकर उन्होंने अपना गुस्सा उतारा। लेकिन तांडव का विरोध केवल धरने प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तांडव से जुड़े सभी लोगों की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ गईं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में वेब सीरीज के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में तांडव के सभी कलाकारों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गई। कोर्ट में 23 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी। मुंबई में बीजेपी नेताओं ने तांडव के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। इसी तरह लखनऊ की एक कोर्ट में भी तांडव के विरोध से जुड़े मामले पर सुनवाई शुरू हो गई। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई रवाना हो गई। जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में भी तांडव के 96 कलाकारों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि बाद में तांडव की टीम ने एक बयान जारी किया और कहा कि किसी को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। जबकि तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर ने भी यही बात कहते हुए लोगों से बिना शर्त माफी मांगी। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में चल रही सुरक्षा जांच के समय दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी जवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई शख्स के पास से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया गया है। दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच सोमवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम कीर्तिनगर इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस के जवानों ने गाड़ी रोकी। दिल्ली पुलिस के जवानों ने गाड़ी में सवार शख्स से पूछताछ की तो वो खुद को दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बताकर धौंस दिखाने लगा। शक होने पर जब जांच की गई तो उसका पहचान पत्र नकली निकला। आरोपी की पहचान कल्याण सिंह के तौर पर हुई है, जो कि यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। राजस्थान के जोधपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां नगर निगम की महिला कर्मचारियों ने निगम के एक अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। वहां की एक महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम की कई महिला कर्मचारी वहां इकट्ठा हो गईं और अधिकारी को घेर लिया। गुस्साई महिलाओं ने उस अधिकारी को उसके कमरे में घुसकर पीटना शुरू कर दिया। महिलाओं के ये तेवर देख अधिकारी भी घबरा गया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, माफी भी मांगी, लेकिन महिलाओं ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार जान बचाने के लिए वो अंदर के एक कमरे की तरफ भागने लगा, लेकिन महिलाओं ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। महिलाओं ने उसके कमरे में घुसकर ही उसका जमकर धुनाई कर दी। हालांकि बाद में किसी तरह अधिकारी को उनके कब्जे से छुड़ाया जा सका। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में छात्रा की मौत पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि उस छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई और पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जैम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंचे और जैम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने वहां की सड़कों और गलियों में घुस-घुसकर लोगों पर डंडे बरसाए। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर छिपते भी दिखाई दिए, जबकि एक आदमी पुलिस की मार से निढाल होकर सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद जैम में फंसी गाड़ियों को एक एक कर वहां से रवाना किया गया। मुंबई में निजी कार में बैठे लोगों को मास्क पहनने से छूट मिल गई। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कोरोना नियम में बदलाव किया और निजी कार में बैठे लोगों को मास्क नहीं लगाने की छूट दे दी। हालांकि टैक्सी, बस और मोटरसाइकिल में मास्क लगाना जरूरी होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार दूसरे देशों को मदद के तौर पर भी कोरोना वैक्सीन दे सकती है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। चर्चा है कि देश में बनी 2 कोरोना वैक्सीन की 8 लाख से ज्यादा डोज दूसरे देशों को दिए जाने की योजना है। दिल्ली पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद से ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ये आरोपी बैंकों के ड्रॉप बॉक्स से चेक चुराते थे और फिर उन चेक पर जालसाजी से नाम बदलकर पैसे निकलवा लेते थे। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया।
इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। ये सीट पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के राज्यसभा सांसद बनने से खाली हुई थी। विधान परिषद में भी सदस्य के तौर पर मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। गणतंत्र दिवस पर कोरोना खतरे की वजह से इस साल अटारी बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की जॉइंट परेड नहीं होगी, लेकिन बाकी दिनों की तरह झंडा फहराने और उतारने की परंपरा जरूर निभाई जाएगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कालीमंतन प्रांत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि उनके मकानों पर पानी का कब्जा हो गया। इस तबाही को देखने के लिए वहां के राष्ट्रपति खुद कालीमंतन प्रांत के एक इलाके में पहुंचे। उनकी गाड़ियों को भी पानी में डूबी सड़कों से गुजरना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उन रिहायशी इलाकों का दौरा किया जहां नदियों का पानी तबाही मचाते हुए मकानों में सैलाब बनकर घुसा। इस बीच वहां से बाढ़ से हुई बर्बादी की कुछ और तस्वीरें सामने आई। उनमें एक टूटे हुए पुल की तस्वीर भी थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। banjir besar yang mungkin sudah बाढ़ से हालात इस कदर बिगड़े कि सड़कों पर मानो नदी बह रही हो। सड़कों पर नावें चलने लगी और वो लोग जो घरों में फंस गए थे उन नावों की मदद से ही सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति बाढ़ से बेघर होकर शिविरों में रह रहे लोगों तक भी पहुंचे और बच्चों को अपने हाथों से खाने के पैकेट दिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी को रूस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। पिछले साल उनको एक खास तरह का जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया था। लेकिन करीब 5 महीने तक इलाज कराने के बाद जब वो बर्लिन से मॉस्को पहुंचे तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 44 साल के नवाल्नी को बाहर निकलने से पहले ही पुलिस अपने साथ ले गई। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर नवाल्नी के सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हुए, जिन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को भी वहां से दूर खदेड़ दिया। इनमें कई प्रदर्शनकारियों को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे पहले नवाल्नी मॉस्को जाने के लिए एक विमान में सवार हुए। इस विमान में पहले से ही बड़ी संख्या में पत्रकार और उनके समर्थक मौजूद थे। इस दौरान नवाल्नी वहां मौजूद लोगों से बात करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उनका विमान मॉस्को हवाई अड्डे पर उतरा, पुलिस वालों की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर पैरोल की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया गया। इस दौरान किसी तरह का बवाल न हो, इसलिए हवाई अड्डे पर पहले ही बड़ी तादाद में जवान तैनात कर दिए गए थे। इसके साथ ही आम लोगों को भी वहां से दूर हटा दिया गया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले में शामिल 4 गाड़ियों में टक्कर हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले में शामिल 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में विधायक योगेश पंडागरे का सुरक्षाकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने पर अमित शाह ने बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मोदी जी की अध्यक्षता में ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर की गरिमा और भव्यता को और बढ़ाएगा। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर इलाके में चेकिंग के समय एक फर्जी जवान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है। आरोपी यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने छापेमारी कर काफी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां जब्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थाना प्रभारी पर एक आदमी को गलत केस में फंसाने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उनकी मदद करने के आरोप में दूसरे थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया। बिहार के सहरसा में गैस रिफिलिंग के समय एक दुकान में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग को बुझा दिया, लेकिन इस आग की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में